हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोगों का अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है बीपीएससी यानी कि बिहार वाला जो एग्ज़ाम होने वाला बीपीएससी की तरफ से, उसका जो तैयारी चल रहा था, उसका जो सेट का प्रैक्टिस कर रहे थे, आज उस सेट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर तो 9 है, लेकिन वीडियो नंबर आपका क्या हो जाएगा 11। याद रखिएगा, सेट 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सेट जो आपका है ऐसा वैसा सेट नहीं है, ये सेट जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो पैड बैच है, उस पैड बैच में मिला हुआ सेट है, इसलिए इसको आप लोग हल्के में ना लें। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ पूरा कंप्लीट वीडियो का देख लें। अभी हम लोग टोटल इसमें पूरा कंप्लीट जीके यानी कि 120 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी इसमें आपका जितना भी नंबर आता है, आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएंगे आपका कितना नंबर आ रहा है। और अपने तैयारी को आयाम देने के लिए आप सेट प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपको जो है अगर 100% पढ़ाई करते हैं ना, तो 60% पढ़े और 40% जो है प्रैक्टिस में देना चाहिए। इसलिए 40% आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस के नाम पर जो है सेट प्रैक्टिस आज हम लोग 9 का करने वाले हैं। और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के अलावा हम लोग जो है साइंस स्पेशल नाम करके जो है लूसेंट बुक से जितना भी साइंस का क्वेश्चन बन सकता है, प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा है, वो सारा क्वेश्चन जो है हम लोग लूसेंट बुक से कर रहे हैं। और लूसेंट बुक का पहला वीडियो आपका अपलोड हो गया है, उसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का कराया जाएगा। तो चलिए उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद होगा तो आप चैनल विजिट करके, या तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आपको हम लोग टेलीग्राम के चैनल पे शेयर कर देते हैं विथ सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से पहले निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? इससे भी पहले जो महात्मा गांधी से पहले इसका प्रयोग, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। आगे है 7 मार्च 1968 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को किससे लीज पर लिया था? देखिए, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लीज पर लिया था। ठीक है, आप लोग का दिमाग में कभी ना आएगा किससे लिया था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य से ही जो है ना वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, तो प्राइवेट थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे लीज पर लिया था। चलिए आगे देखते आगे है, ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? उन्होंने द इकोनॉमिस्ट पत्रिका, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की स्थापना की थी। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स विल्सन को माना जाता है। याद रखिएगा। ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? 4 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एनी बेसेंट ने की थी। याद रखिएगा, इन्होंने ही होम रूल आंदोलन भी चलाया था भारत में। आगे 5 नंबर का, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के शीश मुगल शासक के औरंगजेब के द्वारा आदेश पर 1675 ईस्वी में स्थान में कटवा दिया गया था। वो कौन से स्थान पे कटवाया गया था? देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से गुरु को जो है औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दिया गया था। तो ये 9वें गुरु सिख गुरु कौन थे आपका? तेग बहादुर। और कौन से स्थान पर कटवाया था? इसका याद रखिएगा, ऑप्शन सी, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में। याद रखिएगा, 5 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र, जो हम लोग सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं, में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। याद रखिएगा कि युद्ध क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन है आपका? सियाचिन है। याद रखिए, जो भारत में है। और यहाँ पर जो 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था सशस्त्र बल द्वारा, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। याद रखिएगा। चलिए आगे है, आंग सान सू ची वर्मा म्यांमार की किस पार्टी का नेतृत्व करता है? देखिए, आंग सान सू ची ये आदमी का नाम है, और कौन सा पार्टी का ये लोग जो है क्या करता है, इसका नेतृत्व करता है। तो इसका आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इसका आंसर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का वो जो है क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। आगे है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का किस स्थान पर हुआ था? देखिए, खिलाफत सम्मेलन जो आपका कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, 20 का आंसर आपका 8 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी अध्यक्ष यानी कौन सब के थे? शौकत अली, मोहम्मद जिन्ना, ये सब लोगों ने मिलकर किया था खिलाफत का, तुर्की के खिलाफ किया था। और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। आगे है, याबंदो की संधि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, याबंदो की संधि जो आपका है असम राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, जब पहली बार प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, तो आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ तो वो पहला किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो यही याबंदो संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इसमें आपका ये असम राज्य को मिला लिया गया था। तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, असम से संबंधित। आगे है, पहला गोलमेज सम्मेलन जो आपका, देखिए सम्मेलन भारत में वायसराय कौन थे जब पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा था? तो उस समय देखिए क्या होगा कि 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। याद रखिएगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस भाग लिए थे, जिसमें महात्मा गांधी गए थे। और ये उस समय कौन था यहाँ का वायसराय? आपका कौन था? लॉर्ड इरविन था। और गांधी इरविन का भी समझौता उसी समय होता है 5 मार्च 1931 को। याद रखिएगा। चलिए आगे है,
कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के किस अखबार की स्थापना की जिनका प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने के लिए किया था। तो ये जो है किसके कहाँ, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी एक पत्रिका जारी की तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा। आगे है ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित अन्न भंडार गृह गोलघर कहाँ पर स्थित है, तो गोलघर अपना पटना में फेमस है, याद रखिएगा। 1786 में इसका निर्माण पूरा होता है, 20 जुलाई 1786 को इसका निर्माण पूरा हो गया था। और इसका निर्माण जो है शुरू करवाने के लिए वारन हेस्टिंग्स बोले थे 1784 ईस्वी में, याद रखिएगा। बन के कब तैयार हो जाता है आपका 1786 में। आगे भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना देखिए, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में लाया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दोस्तों आगे है 14 नंबर का 1920 के विशेष हो गया है, विशेष गलती से हो गया है। विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था। देखिए असहयोग प्रस्ताव जो है जो चालू हुआ था, तो याद रखिएगा इस विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। आगे है गदर जनरल सबसे पहली किस भाषा में प्रकाशित हुई, तो गदर जनरल जो आपका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई। तो 15 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते दोस्तों, आगे है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी हुई। देखिए भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी स्वराज हा माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अनि तोमी मिलवानी वाचे, मतलब ये मराठी में बोला है, इसका हिंदी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मरते दम इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था, तो ये कोर्ट में कहा था। और उस कोर्ट में कहने के बाद उसको 6 साल का सज़ा हो गया था। और उस सज़ा कौन जेल में काटा था, वो मांडले जेल में, याद रखिएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट आपका कोर्ट में कहा था, याद रखिएगा। चलिए आगे है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जानते हैं लॉर्ड कैनिंग ही कुछ आया था बढ़िया से। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था और आर्म्स एक्ट भी आया था, जो कि भारतीय जो अपना बंदूक नहीं रख सकते हैं हथियार, ये सभी किसके समय आया था, लॉर्ड लिटन के समय आया था। और याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही जो है क्या कहता है आपको, अखबार का गला घोटने वाला अधिनियम भी कहा था। और इसको हटाया कौन था, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए केरल का ये राजा था और मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो 20 का आंसर आपका ऑप्शन सी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, ये गलत बात है। पहला ही आदमी था ये, याद रखिएगा, भारत का पहला ऐसा राजा था यूरोपीय शक्तियों को जो है ना, ये यूरोपीय सशस्त्र बल को हराया था, उसी का नाम क्या है, राजा मार्तंड वर्मा था, याद रखिएगा। इसका नाम राजा मार्तंड वर्मा ही होगा। अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि पहला राजा जिन्होंने यूरोपीय शक्तियों को हरा दिया था, तो यही होगा आपका राजा मार्तंड वर्मा। आगे है बाकी उसने मजबूत आधुनिक सेना गठन किया, ये भी सही है। उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ये भी सही है। और बहुत दिनों तक किया था, शायद 1729 से लेकर 66 तक शायद। आगे है, इसके कंफर्म नहीं है। आगे है शरावती जल विद्युत परियोजना है। देखिए शरावती जल विद्युत परियोजना आपका कर्नाटक है। देखिए आप लोग जो है जल विद्युत परियोजना से, उसके बाद आपका जल विद्युत परियोजना हो गया, और ये सब जो स्टैटिक्स टाइप का जो क्वेश्चन है इसको जरूर याद कर लीजिएगा। परियोजना वाला भी क्वेश्चन एक न एक आपको देखने को मिलेगा। बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो परियोजना से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट जितना भी परियोजना है उन सभी को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र। देखिए भारत में 2 ही क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र आपका कौन कौन है, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट, इसलिए याद रखिए इसका आंसर आपका 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार आपका सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है। देखिए दर्रा से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा ये कौन सा ऐसा दर्रा आपका, दीफू दर्रा जो है, यहाँ से आप भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम को देखने को मिलता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे हम लोग गंगा का मैदान कभी कहते हैं, और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किया जाता है। देखिए उत्तर भारत का इधर विशाल गंगा का मैदान, नीचे आपका जो आपका दक्कन का पठार हो गया, इस दोनों के बीच वाला जो पर्वत है उसका नाम क्या है, जिससे ये दोनों अलग होता है। तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत जो है श्रेणी, ये इसी द्वारा दोनों अलग होता है, याद रखिएगा। और इसमें जो आपका दिया है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली जो याद रखिएगा सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा दुनिया का। और अरावली का ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है, याद रखिएगा। चलिए आगे 26 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो
तो अंडमान निकोबार द्वीप जो आपका अर्कान योमा का ही श्रृंखला है, जो कि म्यांमार में आधा पहाड़ दिखने को मिलता है, बीच में धंस जाने के बाद फिर कहाँ अंडमान निकोबार द्वीप के थोड़ा थोड़ा उगता है। आगे है भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है, तो जैतापुर किस क्षेत्र में आता है, तो 27 का आंसर आपका ऑप्शन सी जोन 4 में आता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 28 नंबर का कि जैतापुर महाराष्ट्र रत्नागिरी में स्थित है। इस स्थान पर परमाणु ऊर्जा प्लांट स्थापित प्रस्तावित है। इसकी संभावित क्षमता 909 मेगावाट। भाई ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, तो आंसर सब करके छाप दिया। 28 नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन गलत है इसलिए सॉरी। 28 के बाद 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 है आपका कि भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो देखिए भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान जो आपका त्रिपुरा राज्य में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान ये पूछ सकता है आपका, त्रिपुरा राज्य में बनाया जा रहा है। चलिए आगे 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि काल बैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर, जिसको काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहते हैं, नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आते हैं। देखिए शुरुआती ग्रीष्मकाल में आता है, याद रखिएगा, ग्रीष्मकाल के आरंभ में। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित है, यानी कि बिना कहे आप सदन से अगर वो एब्सेंट है कितना दिन तक, याद रखिएगा 60 दिन तक। 60 दिन के बाद उसकी जो है क्या है, उसको जो है ना वहाँ से रिक्त घोषित कर दिया जाए, नहीं उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। 31 का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 60 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा। आगे यानी 2 महीना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधि व्यवस्था का विस्तार, ये चारों व्यवस्था थी, इसलिए याद रखिएगा इसका आंसर आपका 32 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे है विशाखा दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वर्ष जारी किया गया था। 33 का आंसर आपका ऑप्शन बी 1997 द्वारा। आगे है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान मांग नहीं की जा सकती। देखिए अनुदान जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेंगे तब तक मांग नहीं हो सकती है। तो 34 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो, सॉरी 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला है कि तारांकित प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप में दिया जाता है, पहला है। दूसरा, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है। तीसरा है, अल्प सूचना प्रश्नों का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालीन विषय से होता है। बाकी संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा जो 11 से 12 बजे होता है तक मानसून के लिए शून्यकाल माना। देखिए शून्यकाल तो 12 से 1 होगा, 12 से 1 वाला जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। ये तो 4 वाला तो गलत है, लेकिन 35 का आंसर है आपका 35 नंबर का ऑप्शन सी। देखिए क्या तारांकित प्रश्नों का क्या हो जाएगा, 1 2 4 क्या दिया है कि संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक समय शून्यकाल कहा जाता है, और शून्यकाल में ही जो है तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। ये सही है, इसलिए 4 सही होगा, सॉरी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 4, यानी कि ऑप्शन 1 2 4 सही है, तीसरा वाला क्या आपका गलत है। चलिए 36 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित को मिलान करें। 36 नंबर का आंसर है आपका मिलान, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, मिलान करते हैं। ऑप्शन बी यानी कि 1 का सी, भारत का संचित निधि किस में रहता है, अनुच्छेद 266 में इसकी चर्चा है। आगे है कि धन विधेयक की चर्चा 110 में है, अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा 112 में है। अब भारत की क्या कहता है आकस्मिकता, यानी भारत की आकस्मिकता की चर्चा अनुच्छेद 267 में। फिर से देख लीजिए, भारत का संचित निधि 266, धन विधेयक धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित 110, भारत का वित्तीय विवरण किस में अनुच्छेद 112 में, भारत की आकस्मिकता का संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है उसकी, अनुच्छेद 267 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 37 की ओर। 37 है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया, यानी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखिएगा। आगे है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितनी समय अंतराल की अनुमति होना चाहिए, यानी कितना समय के अंतर्गत जो है कम से कम अधिवेशन हो ही जाना चाहिए हाईएस्ट। तो 38 का आंसर है आपका ऑप्शन सी 8 महीने के अंतर्गत। आगे है 38 के बाद 8 महीना नहीं 6 महीना होगा इसका, सॉरी 8 महीने नहीं 6 महीने के अंतर्गत। 39 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 39 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 यानी अनुच्छेद 43 का ए से संबंधित है, याद रखिएगा 43। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो बुर्ज होम, याद रखिएगा कश्मीर में आपका। इसका आंसर आपका 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे है
सल्तनत काल में, सल्तनत काल कर दिया है। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के लिए क्या प्रयुक्त होता था? देखिए भूमि की पैमाइश के लिए क्या पर होता था? मसाहत पर ये होता था, याद रखिएगा। सदका मतलब होता है किसी को खैरात वक़ात देना, वक्फ करना, फिर दे देना। वक्फ और मिल्क एक ही शब्द है, यानी अलग अलग चीज़ें, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। मसाहत कार्य जो है शुरुआत कौन किया था? याद रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो 42 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रबंध चिंतामणि भवभूमिति। ये जो आपका सही नहीं है। बाकी पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बृहत कथा कोश हरिसेन द्वारा लिखित है, ये भी सही है। हमीर मद मर्दन जयसिंह द्वारा, ये भी सही है। बाकी ये वाला निचले वाला जो आपका क्या था? गलत था। आगे देखते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी कौन ऐसा चीज़ था जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कॉमन था? तो 43 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी 1, 2, 4। यानी क्या दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी सही है। दूसरा है, आगे है कि दूसरा है कि वेद का प्रमाणिकता के प्रति अनास्था था, जिनके वेद में इसको को विश्वास नहीं था। आगे है दोनों धर्म आत्मा में विश्वास रखते हैं, ये गलत है। बाकी दोनों हिंसा का निषेध करता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे है, हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध, शेर खां यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? शेरशाह सूरी विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो बेलग्राम पे लड़ा था, याद रखिएगा। बेलग्राम या कन्नौज आता है ऑप्शन में, याद रखिएगा। तो बेलग्राम ही जगह, कन्नौज में ही बेलग्राम है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन है, बेलग्राम में लड़ा था, जिसके बाद हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा आगरा, आगरा से होते हुए पंजाब। पंजाब में राजा वीर, क्या नाम था, अमर वीरसाल के दरबार में अपना पत्नी को अमीदा बानो बेगम को छोड़ के वो ईरान फरार हो जाता है। आगे है, उसके बाद जो है ये दिल्ली पर इसका क्या हो जाता है? शासन हो जाता है, किसका? आपका शेरशाह सूरी का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 45 का आंसर है आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए बताते हैं सभी कथन सही है। कैसे है? निकोलो डी कांटी जो है इटली वाला था, इटली का यात्री था और पहला विदेशी यात्री था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक जो ईरान से आया था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ये सही है। इसका बुक का नाम मतलाहे शाहीन है। आगे बारबोसा और डोमिगो कृष्णदेव देवराय के शासनकाल में आया था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों का तीनों सही है। चलिए आगे है कि मुगल काल में चित्रकारों के संदर्भ में क्या सही है? तो मुगल काल में चित्रकारों के संबंध में क्या सही है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग क्या है, यानी सभी सही होगा शायद। चलिए बताते हैं क्या क्या आपका, कि मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये सही है। अबुल हसन व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ था। देखिए मंसूर जानवर और फूल का चित्र बनाता था। अबुल हसन जो था ये भी चित्रकार ही था, लेकिन ये व्यक्ति का चित्र विशेषज्ञ था। आगे है कि बिहजाद बाबर के समय महत्वपूर्ण चित्रकार था। आगे है जहांगीर के द्वारा मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी। ये चारों का चारों ऑप्शन आपका सही है। चलिए 46 के बाद 47 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दीवाने इंसाद दान विभाग से था, ये संबंधित नहीं है। बाकी दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, जो कि कौन लाया था? आपका अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, ये सभी सही है। आगे है पोडू खेती। पोडू खेती किस राज्य में आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है? तो पोडू खेती जो है पहाड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है आदिवासी लोगों के साथ। 48 का आंसर आपका ऑप्शन बी, तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश होगा, इसलिए यहाँ ऑप्शन में तेलंगाना ही तो तेलंगाना मारेंगे। कहीं आंध्र प्रदेश दिखा तो वो मारेंगे, अगर दोनों दिखा तो ऑप्शन ई मारेंगे। आगे, भारत ने किस देश में सहतूत बांध बनाने के लिए समझौता ज्ञापन दिया? सहतूत बांध जो है आपका अफगानिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है, अफगानिस्तान से ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ वहाँ बन रहा। तो 49 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे है, आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन कि चंद्रमा के लिए आर्टेमिस मिशन द्वितीय हाल ही में खबरों में रहा। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसका पहल किया था? किसने इसका पहल किया था? आपको याद रखिएगा, नासा मिशन, याद रखिएगा नासा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है वीडियो नंबर 1 से लेकर 10 तक, यानी जहाँ तक बना अभी तक, उसको जरूर देख लें। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो। ठीक है, आगे है, खार्किव और ओडेसा शहर किस देश का हिस्सा दिए? खार्किव और ओडेसा शहर आपका यूक्रेन का हिस्सा है। और याद रखिएगा यूक्रेन से कोई ना कोई सवाल देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी युद्ध चल रहा है। आगे है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी आपका उत्तराखंड में है। चलिए आगे है कि मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? कावेरी में है। एथलीट फूड बीमारी होती है, एथलीट फूड आपका कवक से होती है।
संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन है? पहला यानी हिंदी में भाषण दिया था वो भी जाकर संयुक्त राष्ट्र में। याद रखिएगा, ये साहस अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा इन्होंने ही दिया था। आगे है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार कब पूरे देश में लागू हुआ था? याद रखिए 1 अप्रैल 2010 होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010। और इसका 1 अप्रैल 2010 आपका कहाँ है? 2000 ऑप्शन सी में। आगे है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो भी 2022 में किसे मिला था? तो याद रखिएगा एनी नॉक्स को। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। आगे है 49वां, अस्त्र किस प्रकार का प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है? यानी किस प्रकार का ये मिसाइल है? अस्त्र जो आपका किस प्रकार का मिसाइल है? याद रखिएगा 59 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, हवा से हवा में मार करने वाला। अम्बुबाची मेला किस राज्य का प्रमुख मेला है? तो अम्बुबाची मेला जो आपका कहाँ का प्रमुख मेला है? याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, असम का। अ से अम्बु, अ से असम। याद रखिएगा। ध्वनि प्रदूषण किसके लिए हानिकारक? ध्वनि प्रदूषण सभी के लिए है, मानव, बिल्ली, पक्षी सभी के लिए हो जाएगा। आप 61 के बाद 62 की ओर बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह सांझ का तारा, भोज का तारा, बहन पृथ्वी का बहन, ये सारा चीज़ का आंसर आपका एक ही ग्रह है, वो है शुक्र ग्रह। सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। आगे है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागिरी यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप, देखिए कार्बन का शुद्धतम रूप जो आपका क्या होता है? कोक होता है। 90% से प्लस इसमें कार्बन की मात्राएं होती है, याद रखिएगा। आगे है, खरीफ फसलों का उदाहरण कौन है? खरीफ फसलों का इसमें उदाहरण आपका धान और मक्का है। गेहूं आपका रबी फसल है, याद रखिएगा। स्पायरो गायरा क्या है? स्पायरो गायरा एक तरह का क्या है आपका? 66 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये एक क्या है? शैवाल है। स्पायरो गायरा आपका क्या है? एक तरह का शैवाल है। 66 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे है, पुरुष हार्मोन है। पुरुष हार्मोन आपका याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन है, याद रखिएगा। पुरुष का सेक्स हार्मोन आपका कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। चलिए आगे देखते हैं, कुचालक होते हैं कौन? इसमें कुचालक है, देखिए इसमें उपयुक्त का सभी, प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी सभी कुचालक है। अशुद्ध जल यानी कि शुद्ध जल जो है एक एकदम बैड कंडक्टर होता है, उससे बिजली कंडक्ट हो ही नहीं सकती, इधर उधर नहीं जा सकता है। तो 69 का याद रखिएगा ऑप्शन ए, शुद्ध पानी में बिजली रन नहीं करता है। लेकिन हम लोग का घर में जो पानी है उसमें लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो है क्या होता है? कनें मिल जाती है। 69 का आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। आप 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 की ओर में कहता है कि चुंबक के बल कैसा है? चुंबक के बल एक क्या है आपका? असंपर्क बल है, याद रखिएगा। ऑप्शन गैर संपर्क बल है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं एक चुंबक को दूसरी जगह पर रखते हैं, उसके बाद क्या करता है, अगर थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो भी मूवमेंट में आ जाता है बिना छुए, इसलिए वो भी क्या है? चुंबक के बल आपका एक गैर संपर्क बल। आगे है, पत्तियां या फल किसके कारण जमीन पर गिरते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण छिटता है। सीएनजी एक क्या है? सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, मानव कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितना होता है? देखिए टोटल 43 जोड़ा गुणसूत्र है, यानी टोटल 46 होता है, लेकिन हमको पूछा है कितना जोड़ा? 23 जोड़ा मारेंगे। 43 नहीं, सॉरी 23 जोड़ा मारेंगे। और अगर सिर्फ पूछता है गुणसूत्र कितना है तो 46 मारते हैं, जोड़ा बढ़ेगा 23। आगे है, थायरोक्सिन द्वारा उत्पादित, थायरोक्सिन किससे उत्पादित होता है? थायराइड ग्रंथि से। आगे वह धातु जो मिट्टी के तेल में रखी जाती है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 75 के बाद हम लोग 74 हो गया, 75 अब 76 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इनमें से कौन है जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, एक्वेरियम नहीं है। कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? तो भूमि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। बाकी धर्म, समुदाय, परिवार ये जो है मानव पर्यावरण के घटक हैं। भूमि आपका नहीं है। भूमि आपका जो है उधर पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है, याद रखिएगा। आगे है, पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है? पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरा कौन है? बढ़ती जनसंख्या। 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का मानवीय घटक नहीं है? देखिए मानवीय घटक नहीं है, मानवीय घटक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, पार्क नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण है? अजैविक घटक का उदाहरण आपका कौन है? मिट्टी है, पौधा, पशु, सूक्ष्मजीव, ये सब जैविक घटक है। देखिए पर जैविक और अजैविक घटक होते हैं, यानी सजीव और जैविक, यानी कि जो सजीव होता है उसे जैविक घटक हो गया, और जो निर्जीव पदार्थ हो अजैविक घटक हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण की सही परिभाषा है? यानी कौन पर्यावरण का सही परिभाषा बताता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, किसी भी जीवित जीव को घेरने वाले स्थान, लोग, चीज़ें और प्रकृति का पर्यावरण कहा जाता है। इसी प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। आगे देखते हैं, 82 का, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन है? जीव मंडल, याद रखिएगा। 82 का डी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम मुख्य होने की आशंका है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होने की आशंका है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पर्यटन बदलाव, तटीय रेखा में परिवर्तन, ये सभी होने की संभावना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, जैविक विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहाँ है? तो देखिए जैविक विविधता सम्मेलन का सचिवालय आपका कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न इन पारिस्थितिकी तंत्र के
एल्बिडो मूल्य का घटते क्रम में सही क्रम क्या है? एल्बिडो मूल्यों के हिसाब से घटते क्रम में सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी है, यानी कि पहले होगा टुंड्रा, उसके बाद होगा टेगा, फिर हो जाएगा आपका कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, और उसके बाद होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। पहले टुंड्रा, तब टेगा, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और आपका सदाबहार। आगे है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज कब की गई थी? इसका ओजोन छिद्र का खोज आपका 1985 में किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है? देखिए, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी, ऐसा ये कम संभव नहीं है, मतलब इसका होने का संभावना बहुत कम है। वनस्पति के इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या था प्रकाश संश्लेषण कम होगा, ऐसा नहीं है। उसके 87 के बाद 88 की ओर बढ़ते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक महासागरीय यानी गर्म महासागरीय जलधारा है, याद रखिएगा। आगे है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, याद रखिएगा। 89 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, वनों की कटाई द्वारा सर्वाधिक कहाँ होता है? वनों कटाई सर्वाधिक आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। दोस्तों, हम लोग जो है टोटल 120 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए? 90 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए। बाकी आपका 30 क्वेश्चन जो बना वो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड है, उसका खुद आप घर पे सॉल्व करें अपने से, और इसका सोल्यूशन हम आप लोग को जो है क्या करते हैं, टेलीग्राम के चैनल पे दे देते हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अभी तक हम लोग सेट 9 तक का डिस्कस किए हैं, यानी 9 डिस्कस तो किए हैं, लेकिन 9 डिस्कस करने में हमको कुल 11 वीडियो लगा है बनाने में। आगे हम लोग 6 और सेट का इसका डिस्कशन करेंगे, टोटल 15 सेट इसका आएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।